आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया या किस तरह से भारत पर अपना अधिकार किया। तो देखिएगा, भारत और जो यूरोप है, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो इंग्लैंड से आए थे और इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का हिस्सा था, मतलब अभी भी है। तो अंग्रेज जो है कहां से आए थे? यूरोप महाद्वीप से। अब भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो कोई नया नहीं था, काफी पुराना था। पुराने समय से दोनों के मध्य व्यापार होता था। पहले क्या होता था? अधिकतर थल मार्ग से व्यापार होता था। यहां से जो यहां के व्यापारी हैं जो आधा रास्ता ले जाते, फिर बीच का कोई व्यापारी आधा रास्ता ले जाता, इस तरह से व्यापार होता था थल मार्ग से। इसके अलावा कुछ स्थानों पर समुद्री मार्गों का भी प्रयोग होता था, लेकिन पूरी तरह से समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं होता था। थोड़ा समुद्री मार्ग, थोड़ा स्थल मार्ग, इस टाइप से। तो ये जो व्यापार है काफी लंबे समय तक चलता रहा। मतलब कि भारत की जो वस्तुएं हैं वो यूरोप में पहुंचा करती थी और यूरोप में भारतीय वस्तुओं की काफी मांग थी। आगे चल करके जो अरब के जो व्यापारी थे, इटली के जो व्यापारी थे, उन्होंने इस व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब क्या होता है? 1453 में कुस्तुनतुनिया एक स्थान है जो कि भारत और यूरोप के मध्य स्थित एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, उस पर जो है तुर्की अधिकार कर लेता है। और इससे क्या होता है? यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो तुर्की है वो इसमें अपना एक तरह का तानाशाह दिखाने लगता है कि मैं किसी को यहां से जाने नहीं दूंगा। तो इससे जो है भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार हो रहा था, इससे दिक्कत आ गई कि भाई कैसे व्यापार करेंगे, क्योंकि यूरोप में भारतीय वस्तुओं की काफी मांग थी। उस मांग को पूरा करने के लिए यूरोप के जो व्यापारी थे, जो उससे काफी मोटा मुनाफा भी कमा रहे थे, उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग जो है भारत पहुंचने के लिए कोई दूसरा मार्ग तलाशते हैं जहां पर कोई भी तुर्की ना हो, कोई भी फुर्की ना हो, मतलब कि कोई अवरुद्ध ना हो। अब एक ही रास्ता था कि समुद्री मार्ग खोजा जाए जो कि ज्यादा सुरक्षित होगा। और उस समय जो है जो समुद्री यातायात के जो साधन थे वो थोड़े ठीक ठाक विकसित हो गए थे। मतलब आज जैसा नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से कुछ कुछ ठीक ठाक अवस्था में पहुंच गया था समुद्री यातायात। अब ये लोग जो है खोजना शुरू कर देते हैं। अब एक डेढ़ होशियार वो निकलता है, कहां पहुंच जाता है? सीधा कोलंबस। कोलंबस कहां पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है। वहां जाके बोलता है पहुंच गया मैं भारत। उसका प्लान ये था कि चूंकि उस समय तक पता चल गया था कि धरती गोल है, तो उसको लगा कि मैं अगर पश्चिम से जाना शुरू करूं, मतलब कि ऐसा, ये आपका जो है मान लो ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, कुछ इस तरह से, और इस तरफ जो है क्या है? एशिया। ये ऐसा मान लेती एशिया, माफी चाहूंगा, क्या बना रहा हूं मैं? एशिया, ये रहा अपना एशिया, ये बना लेते हैं एशिया। अब इस तरफ क्या है? अमेरिका। तो एक जो डेढ़ होशियार था कोलंबस, वो निकलता है, उसको लगा कि भाई, जो उनको पता था, यूरोप वालों को पता था कि इस तरफ भारत है, पूरब में भारत है, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था उस समय। तो ये कोलंबस को लगा कि भाई पूरब इस तरफ है, क्योंकि उस समय धरती गोल था, तो उसको लगा कि अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो कभी ना कभी यहां पहुंच ही जाएंगे। उसको ये लगा कोलंबस। तो ऐसा निकल गया, वो टनिक टनिक निकल गया और पहुंच गया अमेरिका। और उसको देख के बोलता है पहुंच गया मैं अमेरिका, क्योंकि वहां पर भी काले काले लोग थे और हमारे भारत में भी काले लोग होते थे, लेकिन वहां वाले थोड़े ज्यादा काले होते हैं हमसे, मेरे से भी ज्यादा। तो अब यहां पहुंचा तो इसको बोल दिया भाई यही भारत है, लेकिन बाद में पता चला कि वो भारत नहीं है, तो इसको नई दुनिया का नाम दिया गया। अब एक आदमी जो कि पुर्तगाल से था, पुर्तगाल यहां पर एक देश है, तो पुर्तगाल से एक आदमी निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो जो है इधर से ऐसे 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 चलते चलते भारत पहुंच गया। तो इस तरह से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज होती है। तो खोज किसने की थी? पुर्तगाल के समुद्री यात्री वास्को डी गामा ने। अब जो है पुर्तगाली आते हैं, अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाते हैं। अब ये चीज जो है यूरोप के बाकी लोग भी देखते हैं, दूसरे देश के लोग भी देखते हैं कि भाई ये लोग जो है भारत जा रहे हैं, बड़ा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लोग भी जो है किसी तरह से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग को जान लेते हैं। अब जो है पुर्तगाल के बाद कौन आता है? डच आते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश, अंग्रेज। उसके बाद आते हैं डेनिश। उसके बाद आते हैं सबसे आखिर में फ्रांसीसी। तो यहां पर हम लोग जो है बाकी किसी की बात नहीं करेंगे, किसके बात करेंगे? अंग्रेजों की बात करेंगे। अंग्रेज, ये लोग कहां से थे भैया? इंग्लैंड से थे ना अंग्रेज।
इंग्लैंड से थे, इंग्लिश मैन थे, ब्रिटेन भी इसको बोला जाता है। तो अंग्रेजों की बात करेंगे तो जो अंग्रेज थे ये भी जो है पुर्तगालियों की देखा देखी, भाई ये लोग मोटा मुनाफा कमा रहे हैं तो हम भी क्यों ना कमाएं। आज भी चलता है ना देखा देखी, जो फला आदमी है वो बड़ा कार में घूम रहा है तो अपने पास नहीं है, फिर भी हम लोग जो है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कार खरीद लेते, कुछ उस टाइप का था। लेकिन यहाँ पर अच्छे चीज के लिए था। अगर आप इनको देखोगे तो ये हमारे भारत के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप ऐसे देखते हो कि ये लोग कितने कष्ट सह करके यहाँ आए होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि आधे आधे लोग खोजते गए। जो वास्को डी गामा था उसने ही पूरे भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज नहीं की, उससे पहले किसी ने आधे रास्ते की खोज की, और जो पुर्तगाली है उसी रास्ते से आधे रास्ते आया, और उसके बाद फिर एक गुजराती मुस्लिम व्यापारी की सहायता से वो भारत पहुंचता है। लेकिन फिर भी हिम्मत वाला काम था। तो पुर्तगालियों को अब छोड़ दो, अब जो है पुर्तगाली, डच वो लोग भी हैं, अंग्रेज भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, डेनिश भी आ गए। तो यहां अंग्रेजों को देखेंगे तो देखो जो अंग्रेज हैं इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे भारत में व्यापार करना शुरू किया। ये व्यापारिक कंपनी थे, व्यापार करने आए थे, सामान खरीदने आए थे हमारे भारत में। हमारे भारत से जो है सामान खरीदते थे, यूरोप ले जाते थे, वहां बेचते थे, मोटा मुनाफा कमाते थे। तो हमारे भारत के जो व्यापारी थे, जो कारीगर थे, वो भी इनके साथ व्यापार करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। और उस समय के जो राजा महाराजा थे वो लोग भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त कर लेते थे। यही कारण है कि उस समय के राजा महाराजाओं ने, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा फायदा हो रहा था, उनको जो है कर मिलता था, टैक्स मिलता था। इसके अलावा ये अंग्रेज इतने चालू थे, उन राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए उनको जो है एकदम अतरंगी तरह की चीजें गिफ्ट किया करते थे, जिससे वो राजा महाराजे बड़े खुश रहते थे और इनको जो है कुछ ना कुछ फरमान जारी कर देते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, जिसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर लेते हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए। और ये लोग जो है सन 1608 में कहां पहुंच जाते हैं? भारत पहुंचते हैं, सूरत बंदरगाह। सबसे पहले ये लोग कहां आए थे? सूरत आए थे, सूरत में। अब यहां पर ये लोग पहुंचते हैं सूरत। अब उस समय भारत में मुगलों का शासन था और बादशाह कौन था? तो जहांगीर बादशाह था। अब यहां पर 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दल भारत आया था, उसमें जो नेतृत्व करता था वो कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, वही कुकर हॉकिंस। तो ये आ जाता है, आप कुकर याद रखेंगे, उससे आपको कई सारा चीज याद रहेगा, आगे बताऊंगा मैं। तो कैप्टन हॉकिंस, इसने जो है दल का नेतृत्व किया था। वो जो है सूरत पहुंचा। उसके बाद फिर वो पता लगाता है, हालांकि उनको पता था यहां पर मुगलों का शासन है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनको लग रहा था यहां पर अकबर का शासन है, क्योंकि अकबर ने लगभग 50 साल शासन किया था, तो वो बड़ा फेमस था, यूरोप के लोग भी अकबर को जानते थे। तो वहां की जो रानी थी उसने अकबर के नाम का एक खत दिया था, लेकिन उस समय जो यात्रा था काफी लंबा होता था, तो इनको मालूम नहीं था कि अकबर की डेथ हो चुकी है और यहां पर जहांगीर शासन कर रहा है। तो ये जहांगीर के दरबार में जाता है और उसका जो है काफी चापलूसी करना शुरू करता है। लेकिन फिर भी जो जहांगीर है वो नहीं मानता है, इसको जो है किसी प्रकार का कोई व्यापारिक छूट नहीं देता है। कैप्टन हॉकिंस क्या बोल रहा था? सूरत में हमको एक फैक्ट्री लगाना है। फैक्ट्री क्या? फैक्ट्री, कारखाना। अब यहां फैक्ट्री या कारखाना का मतलब यह नहीं है कि यहां पर ये लोग कोई उत्पादन करेंगे। फैक्ट्री जो है या कारखाना उस समय गोडाउन को बोला जाता था, जहां पर सामान स्टोर किया जाता है, तो वो गोडाउन को उस समय फैक्ट्री बोला जाता था। जहांगीर ने मना कर दिया, नहीं भैया मैं तुमको नहीं दूंगा। तो ये हॉकिंस कुछ समय रहता है जहांगीर के, बाद में वापस चला जाता है। इसके बाद सन 1615 में एक और आदमी आया। 1615 में एक और आदमी आया जिसका नाम था टॉमस रो। हॉकिंस का कुकर फट गया तो टॉमस रोने लगा, ऐसे याद रख सकते हो। टॉमस रो आता है और ये भी जहांगीर के दरबार में जाता है। इसको भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि इस बीच इन्होंने ना जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो पुर्तगाली हैं उनको हरा दिया था, तो इससे इनकी थोड़ी शक्ति का पता चल गया था। तो यहां पर जो जहांगीर है उनको सूरत में फैक्ट्री बनाने का अनुमति दे देता है। कब? 1613 में। वैसे तो ये 1608 से ही इसकी तैयारी थी, लेकिन ये 1613 में फैक्ट्री बनके तैयार होती है। कहां पर? सूरत में। सूरत में 1613 में फैक्ट्री बना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद एक चीज आप लोगों को याद रखना है, 1611 में ही मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री बन करके तैयार हो गई थी, मसूलीपट्टनम। अब देखो मसूलीपट्टनम जो कि दक्षिण भारत में, जिसको मछलीपट्टनम भी बोला जाता है। सूरत में इन लोग जो है 1608 से तैयारी कर रहे थे, जहांगीर के गुर्दे सहला रहे थे, मतलब उसको बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे थे, लेकिन उनको सूरत में जो है 1613 में जाकर के सफलता मिलती है। 1613 में फैक्ट्री बनता है, लेकिन उसके पहले ही 1611 में मसूलीपट्टनम में बन गया। तो ये जो फैक्ट्री स्थापित हुआ, मतलब उनका जो गोडाउन बन गया, यहां पर ये लोग क्या करते थे, भारत से जो भी सामान खरीदते थे, मसाला हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, उसको यहां पर इकट्ठा करते थे। जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता था, अपने जहाजों में लाद करके यूरोप ले जाते और उसको जो है अपने हिसाब से बेचा करते थे, बड़ा मोटा मुनाफा कमाते थे। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, भारत के दूसरे स्थानों पर भी अपना कारखाना स्थापित करते हैं, जैसे कि बालासोर हो गया, बंबई हो गया, हुगली हो गया, कलकत्ता हो गया। इन सब स्थानों पर ये लोग जो है अपने फैक्ट्री लगाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ ये लोग जो है अपने व्यापारिक दल की सुरक्षा के नाम पर सेना वगैरह भी रखना शुरू कर देते हैं। और आपस में जो दूसरे व्यापारिक दल हैं, जैसे कि पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, या फिर और दूसरे व्यापारी, उनके साथ लड़ते झगड़ते भी हैं। भारत के जो पहले के व्यापारी थे ना, वो इस तरह से नहीं थे, लेकिन यूरोप के जो व्यापारी थे वो लोग सेना वगैरह भी रखते थे और आपस में लड़ा भी करते थे। कभी कभी तो छोटे मोटे राजाओं के साथ भी इनकी झड़पें होती थी। लेकिन जब तक भारत में शक्तिशाली राजा महाराजा थे, मतलब मुगल जब तक पूरी तरह से शक्तिशाली थे, दक्षिण के सुल्तान नवाब वो लोग शक्तिशाली थे, तब तक इन अंग्रेजों ने उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भाई वो बिल्कुल ताकतवर थे, मुगल ताकतवर थे। अगर मुगलों के खिलाफ कुछ करेंगे तो इनको तो भाई बिल्कुल मार के भगा दिया जाएगा। औरंगजेब ने एक बार भगा भी दिया था इन अंग्रेजों को, लेकिन बाज नहीं आए, और क्योंकि बहुत जल्दी मुगल जो है उनका पतन हो गया था। अब जो है ये लोग धीरे धीरे भारत के बहुत सारे स्थानों पर अपना फैक्ट्री लगाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए हमारे भारत के जो शासक थे ना, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो अंग्रेज हैं, ये भारत के शासकों को तरह तरह के गिफ्ट दिया करते थे, उपहार लाया करते थे, अतरंगी अतरंगी प्रकार का, कीमती कीमती। तो उससे क्या होता था, वो जो राजा महाराजा हैं वो बड़ा खुश हो जाते थे और इनको जो है समय समय पर विशेष अधिकारों वाला फरमान जारी कर दिया जाता था। आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा, मुझे कहानी का शीर्षक, हाँ, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये उस कहानी का शीर्षक है। उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से एक बार किसी बादशाह को, मुगल बादशाह की बेटी को कुछ बीमारी हो गया था, वो थोड़ा सा जल गई थी हाथ में। तो एक वो फिर दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाता है, मतलब अपने हकीमों को दिखाता है, वैद्य को दिखाता है, पूरा जो भी हमारे भारत में उस समय चिकित्सा व्यवस्था थी उससे इलाज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो शहजादी थी, उसके हाथ का जो जला हुआ चीज है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, बड़ी मतलब परेशान होता है बादशाह। अब क्या होता है, एक अंग्रेज डॉक्टर वो चला जाता है उसके पास और बोलता है कि बादशाह एक बार हमको जो है आप मौका दीजिए कोशिश करने का। अब वो क्या करता है, वेस्लिन जो हम लोग लगाते हैं ना, वेस्लिन, वो जो है उस जले हुए स्थान में लगा देता है और उस शहजादी को बहुत ज्यादा आराम मिलता है और वो जो जला हुआ चीज है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इससे बादशाह बड़ा खुश हो जाता है कि भैया तू कौन सा दवाई लाया बता हमको। वो बोलता है कि ये ऐसा ऐसा दवाई है और मैं जो हूं इस दवाई को भारत में पूरा फैलाना चाहता हूं, भारत में बेचना चाहता हूं। बादशाह बड़ा खुश हो जाता है, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वो बोलता है कि मैं जो हूं अपने देश से इसको जो पूरा पीपा भर भर के इसको दवाई लाऊंगा, मेरे को रखने के लिए जगह नहीं है। आप जो है मेरे को इतना जगह दे दो कि जहां मैं अपना तंबू गाड़ सकूं। अब बादशाह बोलता है भाई तंबू गाड़ने के लिए कितना जगह चाहिए होगा। तो बादशाह बोलता ठीक है, फरमान जारी कर देता है, लो तुम जो है जहां चाहे वहां पर अपना एक तंबू गाड़ो और उसके नीचे तुम जो भी दवाई वगैरह जो भी रखना है रखो। अब जो है वो अंग्रेज जाता है अपना इंग्लैंड और वहां से एक तंबू लेकर के आता है। अब वो जो तंबू है उसको गाड़ा जाता है और फिर उसको खींचा जाता है। अब ये जो तंबू था वो था रबड़ का। अब वो जो है खींचता चला जाता है। उस कहानी में दिखाया गया है कि उस तंबू के नीचे कैसे बंगाल आ गया, फिर अवध आ गया, फिर मराठों का क्षेत्र आ गया, निजाम का क्षेत्र आ गया,
टीपू सुल्तान का क्षेत्र आ गया, पंजाब आ गया, कैसे दिल्ली आ गया। मतलब कि अंग्रेजों ने उस रबड़ के उस जो तंबू था उसको खींचते 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 जो है पूरे भारत के ऊपर ढांक दिया। तो ये बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से इस कहानी को लिखा गया है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, बड़ा मजेदार कहानी है। मैं बचपन में पढ़ा था और मैं मतलब ना बीच में उसको पढ़ता रहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहानी का शीर्षक है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। तो उसमें बिल्कुल व्यंग्य कसा गया है कि हमारे भारत के जो राजा महाराजा सुल्तान बादशाह थे उनकी गलतियों के कारण ही भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बना। तो यहां पर क्या होता था, ये अंग्रेज लोग जो है भारत के राजा महाराजाओं बादशाहों को इसी तरह से उनको जो है एकदम चापलूसी करते थे, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लाते थे। शुरुआत में ना जब ये हॉकिंस आया था, हॉकिंस जब शुरू में आया, कैप्टन हॉकिंस, तो ये जहांगीर के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गया, लेट गया, लोट लोट के उसके सामने जो है चिरोरी करने लगा कि जहांपना बादशाह, इस टाइप से। वैसे ये टॉमस रो भी था, मतलब कि शुरू में एकदम ज्यादा पैर पकड़ पकड़ के चाटने लगा उस टाइप से, और बाद में फिर वैसे करते करते क्या किया, पैर चाटते चाटते पैर को खींच दिया, गिरा दिया, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने हमारे भारत के जो राजा महाराजा थे उनको जो है एकदम लुभाना शुरू कर दिया, उनको अपने वश में बांध दिया। अब होता क्या है, एक घटना मैं रियल वाली बताता हूं। अभी तो मैंने कहानी वाली बताई ना जिसमें राजकुमारी का हाथ जल गया था, एक रियल वाली घटना भी है। वैसे कहते हैं कि 1651 में जो मुराद बख्श था ना, सॉरी मुराद बख्श नहीं, शाह सूजा जो कि औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का बेटा था ना शाह सूजा, जो कि बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। तो उसकी बेटी कभी बीमार पड़ गई थी और किसी अंग्रेज डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा की थी, और इसी कारण से जो शाह सूजा था उसने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी, परमिशन दी थी। शायद इसी कहानी को, इसी घटना को आधार बना करके वो जो कहानी लिखी गई होगी। तो 1651 में शाह सूजा उसकी बेटी को इलाज किया था। अब होता यह है 1617 नहीं, माफी चाहूंगा, 1717। इस समय औरंगजेब मर चुका था, उसके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग शासन कर रहे थे। इस समय फर्रुखसियर ये शासन कर रहा था। फर्रुखसियर कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं था, लेकिन भाई जो मुगल थे ना, जो अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, या फिर अपना क्या कहते हैं औरंगजेब, इन्होंने कुछ इस तरह से भारत में अपना प्रभाव छोड़ा था कि उनके जाने के बाद भी उनके जो नालायक उत्तराधिकारी थे ना, वो लोग लगभग किसी तरह से 150 साल तक टिके रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों के कार्यों के कारण। तो जो फर्रुखसियर है 1717 में, इसको कोई फोड़ा वगैरह हो गया था, कोई गहरा फोड़ा ओड़ा, जिसको कि भारत के हकीम हो गए, वैद्य हो गए, वो लोग ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो इसके दरबार में, फर्रुखसियर के दरबार में, वही कहानी वाली घटना, फर्रुखसियर के दरबार में कलकत्ता से एक दूत मंडल आता है, कलकत्ता से एक दूत मंडल या शिष्ट मंडल बोलेंगे, वो आता है। अब उन्हीं में ना एक डॉक्टर भी था। अब क्या होता है, फर्रुखसियर बोलता है भाई मैं बड़ा दिक्कत में हूं, तो जो डॉक्टर को बताता मैं डॉक्टर हूं, मैं भी देखूं क्या एक बार, ठीक है। अब डॉक्टर देखता है और इसको जो है उस फोड़े से मुक्त कर देता है, बड़ा आराम मिलता है, खुश हो जाता है, यार मांगो तुम लोग क्या मांगते हो। वो लोग बोलते हैं कि बादशाह हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, क्या हमको क्या चाहिए, बस हमको क्या व्यापार में कुछ सुविधा दे दो, बंगाल में हमको जो है बार बार टैक्स देना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है, परेशान लगता है, कुछ ऐसा करिए कि हम लोग जो है आपको कोई एक मुश्त राशि दे दे, कुछ इस टाइप से। तो फर्रुखसियर बोलता है ठीक है, तुम लोग जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 रुपए साल में मेरे को दे दो, और जितना चाहे उतना टैक्स फ्री व्यापार करो। अब अंग्रेज बड़ा खुश। इसके अलावा बोलता है कि तुम लोग जो है सूरत के लिए मेरे को 10,000 दो, और वहां जितना चाहे उतना व्यापार करो। देखो सूरत एक बंदरगाह था, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता था, और वहां ये बोलता है 10,000 दो साल में एक बार, और जितना चाहे उतना टैक्स फ्री अपना दो, टैक्स फ्री व्यापार करो। तो ये इसने फरमान जारी कर दिया, कागज में अपना साइन करके सील ठप्पा लगा के दे दिया, जहां भी तुमको टैक्स है वहां इसको दिखा देना। तो ये जो फरमान मिला, ये क्या था, विशेषाधिकार था, और इन्हीं विशेषाधिकारों का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने क्या किया, अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। अब देखो इसने क्या बोला, बंगाल,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय सब एक हुआ करता था। बंगाल जो कि एक बहुत बड़ा प्रांत था और वहां से बहुत ज्यादा राजस्व मिलता था, भू राजस्व भी और साथ ही साथ व्यापारिक राजस्व भी। तो वहां पर अंग्रेज भी व्यापार करते थे, फ्रांसीसी भी व्यापार करते थे, पुर्तगाली भी करते थे, जो मुस्लिम व्यापारी थे वो भी व्यापार करते थे, भारतीय व्यापारी भी व्यापार करते थे। लेकिन फर्रुखसियर ने क्या बोला, अंग्रेजों को विशेष अधिकार दे दिया, 3,000 रुपया दो मेरे को और तुम लोग जितना चाहे उतना व्यापार करो। जो बुफे सिस्टम नहीं होता है होटलों में, जैसे कि 200 रुपए दो, जितना चाहे उतना खाओ, कुछ कुछ उस टाइप से। तो अब यहां पर जो अंग्रेज थे वो तो 3,000 रुपए में जितना चाहे उतना व्यापार कर लेते थे। 3,000 में 3 लाख जैसा व्यापार कर लेते रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे 3,000 3 लाख ये बहुत बड़ी रकम थी। वहीं जो दूसरे भारतीय व्यापारी थे उनको हर जगह टैक्स देना पड़ता रहा होगा। जो दूसरे व्यापारी थे, चाहे मुस्लिम हो चाहे दूसरे हो, उनको हर जगह टैक्स देना पड़ता था। अब यहां पर आप लोग सोचिएगा, जो अंग्रेजों का जो सामान है और जो भारतीयों का जो सामान है, अब उसमें कितना मूल्य का कितना फर्क आता रहा होगा। अंग्रेजों की जो चीजें हैं, क्योंकि उसमें टैक्स कम लग रहा है तो उसका जो दाम है वो लोग कम रख सकते हैं, मतलब उनकी चीजें जो है आसानी से बिक सकती है। जबकि भारतीयों को स्थान स्थान पर टैक्स देना पड़ता है तो उनकी चीजें जो है अधिक मूल्य पर बिकेगी। तो इस कारण से जो भारत के व्यापारी थे और जो दूसरे व्यापारी थे, यहां तक कि जो दूसरे यूरोपीय व्यापारी थे, उनका भी जो है स्थिति खराब होने लगा। और यहां पर अंग्रेज जो है मालामाल होने लगे, साथ ही साथ अपना प्रभाव भी बढ़ाने लगे। अब हम लोग बात करते हैं कलकत्ता की। कलकत्ता जो कि बंगाल में अंग्रेजों का एक प्रमुख स्थान था, कलकत्ता। अब यहां पर क्या हुआ, कलकत्ता देखो, जो कलकत्ता है ना, ये पहले 3 गांव हुआ करता था, कोलिकाता, सूतानती और गोविंदपुर। तो इन 3 गांवों को अंग्रेजों ने जागीर के रूप में खरीदा था। मतलब कि इस कलकत्ता को, जो पहले 3 गांव हुआ करता था, इसको अंग्रेजों ने खरीदा था। लगभग 1698 के आसपास में खरीदा गया था। अब कोई चीज आप खरीद लेते हो, चाहे जमीन हो, कुछ भी हो, उसके आप मालिक बन जाते हो, वहां आप कुछ भी करो। तो इन्होंने क्या किया, एक जॉब चारनाक नामक एक अंग्रेज था, उसने जो है उन 3 गांवों में एक बड़े ही सुंदर नगर की स्थापना की। आगे चल करके इन्होंने फिर वहां किले वगैरह भी बनाने का बनाया। फिर अब यहां पर जो है ये इनका गढ़ हो गया कलकत्ता में। जैसे कि सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, लेकिन सूरत इनका पूरी तरह से अपना नहीं हो सका, क्योंकि सूरत में जो है सब रहते थे, लेकिन वहां भी इनकी फैक्ट्रियां थी। बाद में बंबई भी इनको मिल जाता है 1668 में। बंबई कैसे मिला था, बंबई जो है पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था। अब जो पुर्तगाली कंपनी थी वो पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी। जब इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम, उसका विवाह ब्रिटिश पुर्तगाली राजकुमारी के साथ होता है ना, पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था, क्या नाम था, नाम मैं भूल रहा हूं, तो उसके साथ होता है कैथरीन। जो ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम और पुर्तगाली राजकुमारी, क्या नाम बोला मैंने अभी, बोला ना, कैथरीन। हाँ, कैथरीन और एडवर्ड सप्तम, जब इन दोनों का विवाह होता है तो पुर्तगाल जो है एडवर्ड सप्तम को बंबई का टापू दहेज के रूप में दे देता है, जिसको पुर्तगालियों ने जीत लिया था। अब जो है बंबई किसको मिल गया, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम को। अब एडवर्ड सप्तम इतना दूर, मतलब कि उसका जो इंग्लैंड और कहां बंबई, इतना दूर, वो बंबई को क्या करेगा, कैसे करेगा। अब बंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक पर बंबई का टापू दे दिया। वो टापू बिल्कुल बेकार था, कोई मतलब का नहीं था भारतीयों के लिए। लेकिन जो अंग्रेज थे, क्योंकि भाई उनको यहां पर सरवाइव करना था, जो चीज मिल रहा है चलो उसको यूज करो, उसको रहने के लायक बनाओ। जैसे कि उन्होंने कलकत्ता को विकसित किया, वैसे ही उन्होंने बंबई को विकसित किया, और वो भी उनका खुद का था, तो वो भी उनका खुद का गढ़ बना। लेकिन कलकत्ता पहले क्यों फेमस हुआ, क्योंकि बंगाल को इन्होंने अपने अधिकार में किया। अब जो है कलकत्ता इनका एक केंद्र बन जाता है बंगाल में, तो वहां से रह करके ये लोग व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग सीधा आते हैं प्लासी के युद्ध में, मतलब कि 1757 में। 1757 में क्या हुआ था, देखो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया, अंग्रेज जीत गए, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इस समय अंग्रेज, उनकी क्या स्थिति थी कि वो लोग जो है सीधा सिराजुद्दौला से टक्कर ले लेते हैं। देखो क्या था कि इस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके पहले मुर्शिद कुली खां, लिवर्दी खां, ये लोग थे, और उन लोगों ने जो है अंग्रेजों को रोकने की भरसक कोशिश की। उनको जो है जो विशेष अधिकार मिले थे उनका वो दुरुपयोग ना करे, इस चीज का वो लोग कोशिश करते थे, क्योंकि इनको जो है व्यापारिक सुविधाएं मिल गई थी। जहां भी जाते फर्रुखसियर का फरमान दिखा देते, हमसे तुम टैक्स लोगे भैया, ये देखो फरमान देखो, फरमान देखो,
खुद बादशाह का फरमान है। तो कोई भी जो है अंग्रेजों को रुकता टोकता नहीं था, माला माल हो रहे थे, पैसे वाले हो गए थे। मतलब बंगाल में जो धनी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनमें जो है कलकत्ता के अंग्रेज, ये इनका जो है सबसे बड़ा स्थान था। अब देखिएगा आज भी क्या होता है, हमेशा ये आरोप लगता है ना कि हमारी जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमेशा ये आरोप लगता है कि ये जो सरकार है पैसे वालों की सरकार है, पैसे वालों के लिए काम करती है, बिक गई है गवर्नमेंट। एक जो पाकिस्तान की एक अम्मा थी ना, ये गवर्नमेंट बिक गई है उस टाइप से। तो उस समय भी क्या होता था कि जो धनी लोग होते थे, जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते थे ना, उनका भी जो राजा वगैरह होते थे, जो सत्ता वगैरह होता था, उसमें थोड़ा सा दखल रहता था। अगर मान लो किसी राजा की डेथ हो गई और उसके 2-3 बेटे हैं, तो जो वहां के रईस लोग होंगे, उस क्षेत्र के रईस लोग, वो लोग अपना अपना सपोर्ट करेंगे, नहीं भैया इसको बनाओ, नहीं इसको बनाओ, इस टाइप से। तो उस समय भी अंग्रेज जो है इतने पैसे वाले हो गए थे, पैसे के दम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, किसी को भी खरीद सकते थे। तो इनके मन में आया, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो नया नया नवाब बना था और बंगाल की जो स्थिति है वो निरंतर बदल रही थी। बंगाल की नहीं, लगभग पूरे भारत की स्थिति जो है बदल रही थी। एक तरफ जो मराठे थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे थे और जो मुगल हैं वो कमजोर होते चले जा रहे थे, और मुगलों का बंगाल से हाथ जो है छूटता चला जा रहा था। क्योंकि जो बंगाल है वो पहले मुगलों के अधिकार में था, लेकिन जो अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, इन लोगों ने जो है बंगाल को मुगलों से पृथक कर लिया था। एक तरह से मुगल नामक एक बड़ा सा जो वृक्ष था, उससे बंगाल नामक एक जो शाखा है वो टूटकर गिर रही थी, और अंग्रेजों ने क्या किया, उस गिरती शाखा को कैच कर लिया, पकड़ लिया, उसको अपने अधिकार में कर लिया। तो ये लोग जो है बंगाल में बहुत रिच हो गए थे। अब जो है माहौल ठीक ठाक था इनको यहां अधिकार करने के लिए। इस बीच इन लोगों ने ना अपने दूसरे यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। पुर्तगाली वो पहले ही हथियार डाल चुके थे, वो बस गोवा तक ही सिमट करके रह गए। जो डच थे, डेनिश थे, बोरिया बिस्तर बांध करके निकल लिए, भाई तुम लोग देखो अपना जानो। फ्रांस का जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो लोग जो है यहां पर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देते हैं, लेकिन अंततः फ्रांसीसियों को भी अंग्रेज लात मार के बाहर भगा देते। वो पुंडीचेरी में थोड़ा सा रहते हैं। तो यहां पर यूरोपीय शक्तियों में केवल कलकत्ता अब यही जो है भारत को अपने अधिकार में कर सकता है। कुछ इस टाइप से माहौल बन गया था। अब क्या होता है, 1757 वाली बात पर आते हैं। जैसे ही सिराजुद्दौला बादशाह बना, नया नया बादशाह था, कोई उसको बादशाह नहीं, नवाब, उसको कोई अनुभव नहीं था, ज्यादा उम्र का भी नहीं था। इस चीज का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल के जो रिच लोग थे ना, जो थोड़ा सा चाहते थे कि अपने हिसाब से किसी को राजा बनाए, वही सिराजुद्दौला के भी काफी सारे ऐसे रिश्तेदार थे जो उससे जलते थे। यहां तक कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना, मीर जाफर, वो भी नवाब से जलता था। तो अंग्रेजों ने पता किया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बिक सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं सिराजुद्दौला के विरुद्ध। तो जो वहां का सेनापति था मीर जाफर, उसको लालच देना शुरू कर दिया कि भाई तुम जो है इस पद पर बैठने के लायक हो। देखो क्या था ना कि जो सिराजुद्दौला था वो जो मुर्शिद कुली खां था उसका बेटा नहीं था, उसका नाती था। मुर्शिद कुली खां के बेटे नहीं थे, 3 बेटियां थी और उन्हीं में से एक जो है उसका जो नवासा नाती वो था सिराजुद्दौला। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को पकड़ा कि तुम भाई नवाब बन सकते हो, ये सिराजुद्दौला कोई नवाब है, छोटा सा बच्चा, कुछ आता जाता है नहीं, नवाब बन बैठा है, तुम योग्य व्यक्ति हो, तुम नवाब बन सकते हो। तो मीर जाफर को ऐसा लालच देना शुरू कर दिए अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के पास पैसा था और जो मीर जाफर है उसके पास सेनापति के पद का पावर था, उसके अंडर में पूरी सेना थी। तो ये लोग दोनों हाथ मिला लेते हैं, पैसा प्लस सेना की ताकत, दोनों हाथ मिला लेते हैं। यहां पर दूसरे अधिकारियों को भी अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं कि सिराजुद्दौला को हटाते हैं, ये जो मीर जाफर है इसको हम लोग नवाब बनाएंगे, और वो फिर पद का लालच दे दिया होगा, मैं जब नवाब बन जाऊंगा तुमको सेनापति बना दूंगा, तुमको प्रधानमंत्री बना दूंगा, तुमको फला जगह का जागीर दे दूंगा, इस टाइप से। अब बंगाल के जो दूसरे धनी सेठ थे ना, जैसे कि एक अमीर चंद का नाम आता है, जगत सेठ का नाम आता है। जगत सेठ को तो कहा जाता है कि उस जमाने का वो बिल्कुल टाटा अंबानी टाइप का था, मतलब बहुत ज्यादा रिच पर्सन था बंगाल का। तो उसको भी जो है अपनी तरफ मिला लेते हैं, मतलब साठ-गांठ कर लेते होंगे, बोलते होंगे जगत सेठ को कि हमारा कोई आदमी जो हमारे हिसाब से चले वो अगर बंगाल का नवाब बन जाता है तो कैसा रहेगा। तो जगत सेठ को भी लगा होगा यार बड़ा मजा आ जाएगा। तो अब ये लोग जो है मीर जाफर को तैयार करते हैं कि भैया तुमको जो है हम नवाब बनाएंगे, इसको हटाएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये लोग कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि जो भाई भिड़ना तो था ही था,
हाँ, तो अंग्रेज क्या करते हैं, कलकत्ता में किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं और पहले के नवाबों ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने से रोक रखा था। तो ये पहले के नवाबों के आदेश की अवहेलना थी। तो सिराजुद्दौला रोकता है कि भैया तुम लोग व्यापारी हो, व्यापार करो, किलेबंदी क्यों कर रहे हो? किला कौन बनाता है? जो सेना रखेगा, जो राजा महाराजा है, जिसको सुरक्षा का काम करना है, सेना रखना है, वैसे लोग किला बनाएंगे। तो ये लोग व्यापारी किला बना के क्या करेंगे? तो इसी चीज को लेकर के ना झगड़ा हो जाता है। अब जो सिराजुद्दौला है वो कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है, वहां पर फिर ब्लैक होल की घटना होती है, कुछ कुछ और चीजें होती है। तो इन सब चीजों से एक माहौल क्रिएट हो जाता है अंग्रेजों और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच। अब दिन आता है 23 जून 1757 का। 23 ये क्या कर रहा हूं मैं, 23 जून 1757, ये वो दिन है जिस दिन प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, प्लासी। अब देखो क्या होता है, एक तरफ अंग्रेजों के पास ना मुट्ठी भर सैनिक थे, बिल्कुल थोड़े से सैनिक थे। देख करके ऐसा लग रहा था कि सिराजुद्दौला की सेना इसको तो मसल देगी, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी, कहते हैं 50,000 के आसपास सेना थी और अंग्रेज लगभग 3,000 के आसपास। तो यहां पर बिल्कुल मतलब साफ दिख रहा था कि अंग्रेज यहां पर बिल्कुल पिसने वाले हैं, बचने वाले नहीं है। लेकिन भाई सिराजुद्दौला को तो बिल्कुल पता नहीं है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हालांकि उसको कुछ स्थानों पर ऐसा मिलता है कि सिराजुद्दौला को मालूम चल जाता है और वो जो है, जितने भी लोग उसको धोखा दे रहे थे उनको बुला के बोलता है कि तुम लोग जो है कसम खाओ कि मेरा साथ दोगे। मतलब कुछ बोला नहीं, कसम खिलाया। हमारे भारत में वही चलता है ना, कसम खा। गांव में तो और अलग कि माँ कसम, भगवान कसम, कोई भगवान का कसम, इस टाइप से। लेकिन वहां पर वो लोग जो है कसम खा के भी धोखा देते हैं। अब जो है सिराजुद्दौला को लग रहा था कि ये सब तो कसम खाए हैं मेरे प्रति वफादारी का, तो मेरा साथ देंगे। लेकिन होता क्या है, प्लासी के मैदान में जो मीर जाफर है ना, जिसने धोखा दिया था, तो मीर जाफर क्या करता है, वो युद्ध क्षेत्र तक जाता है सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन युद्ध के मैदान में अंग्रेजों की तरफ हो लेता है। जैसे सिराजुद्दौला बोलता है युद्ध आरंभ करो, आगे बढ़ो, तो मीर जाफर अपनी सेना को बोलता आगे बढ़ो। वो धड़ 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 आगे बढ़ना शुरू करता है और जैसे ही वो अंग्रेजों के पास पहुंचता है ना, वो फिर अपना पीठ जो है अंग्रेजों की तरफ घुमा लेता है। मतलब कि वो सिराजुद्दौला की तरफ देखने लगता है। इसका सीधा सीधा मतलब है वो अब अंग्रेजों के साथ है, न कि सिराजुद्दौला के साथ है। और जो मीर जाफर था भाई, वो सेनापति था, तो उसके अंडर में एक बहुत बड़ी सेना थी। अब जो है अंग्रेज, जो कि मुट्ठी भर सैनिक थे, उनके पास, सिराजुद्दौला के पास जो सेना, जो मीर जाफर के अधीन जो सेना थी वो भी आ गई। मतलब कि अंग्रेजों की सेना बढ़ गई। अब यहां पर सिराजुद्दौला की कुछ वफादार भी होते हैं, जैसे कि मोहन राय जैसे कुछ होते हैं। तो वो लोग जो है कोशिश करते हैं लड़ने की, लेकिन कब तक लड़ेंगे, क्योंकि बड़ी सेना तो उधर मिल गई, धोखा हो गया, षड्यंत्र हो गया। तो यहां पर जो है सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। बाद में मीर जाफर का बेटा सिराजुद्दौला को मार देता है। अब जैसे कि तय था, पहले से इन लोगों ने योजना बनाई थी कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना है। तो अब जो है मीर जाफर को बना देते हैं बंगाल का नवाब। और जैसा अंग्रेजों ने सोचा था ना कि हम जो है अपने आदमी को बनाएंगे बंगाल का नवाब और बंगाल को लूटेंगे, तो मीर जाफर के माध्यम से बंगाल को लूटना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर देखो, जो अंग्रेज थे वो क्या बन गए हैं, किंग मेकर बन गए हैं, नृप निर्माता बन गए हैं। मतलब उन्होंने जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ये जो है 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहता है। जब अंग्रेजों को लगता है कि अब ये जो है हमको कुछ देने लायक नहीं रहा है, आनाकानी कर रहा है, क्योंकि बंगाल के खजाने में कुछ होता भी नहीं है, तो ये मना करता है कि भाई मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, अभी है नहीं। तो जब ऐसा मीर जाफर करने लगता है ना, इसको भी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो किंग मेकर बन गए ना, सारा कुछ उनके हाथ में है। मतलब कि जो कठपुतली होता है ना, जिसको ऐसे उंगलियों में रस्सी फंसाया जाता है, धागा, और उससे ऐसे नचाते हैं, और जिसको भी हटाना है मंच से, वो जो है धागा खींच लेते हैं ऊपर। तो जो बंगाल का जो नवाब है वो बन गया कठपुतली, और कठपुतली की डोर किसके हाथ में है, अंग्रेजों के हाथ में। तो वो जो है मीर जाफर की डोर खींच लेते हैं, और इसके दामाद, जिसका नाम था मीर कासिम, उसको बना देते हैं बंगाल का नवाब। और मीर कासिम के साथ भी वो लोग वही समझौता करते हैं कि बेटा तुमको हम बना रहे हैं नवाब, लेकिन तुम जो है हमारे हिसाब से चलोगे, हम जो भी मांगेंगे, जो अधिकार हमको चाहिए वो तुम दोगे। मीर कासिम बोला ठीक है। अब जो मीर कासिम है ये बन गया बंगाल का नवाब। अब ये बहुत जल्दी समझ जाता है कि जो अंग्रेज हैं
इनसे पीछा छुड़ाऊंगा तभी मैं जो हूं ढंग से काम कर पाऊंगा। तो मीर कासिम क्या करता है, अपना राजधानी बदल लेता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेता है, अपनी सेना की को नए तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, सेना की संख्या भी बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसने तो नेपाल की तरफ आक्रमण भी किया था। इसके अलावा ये क्या करता है, जो अंग्रेजों को मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तुम 3000 दो, फ्री में व्यापार करो, तो अंग्रेज क्या करते थे, उस फरमान का ना गलत उपयोग करते थे। क्योंकि कैसे गलत उपयोग करते थे, जो दूसरे व्यापारी थे, चाहे भारतीय हो चाहे मुस्लिम हो, उनके सामान को ना अपने गाड़ी में लदवा लेते थे और उनके माल को भी फ्री में निकाल लेते थे। जैसे मान लो 100 रुपए टैक्स लग रहा है किसी भारतीय व्यापारी को, तो उसको बोलते कि भाई तू मेरे को 50 रुपया दे दे, मैं तेरा माल जो है निकाल दूंगा। अब उसको जो है 100 रुपए के जगह मात्र 50 रुपए में काम बन रहा है, तो भारतीय व्यापारी भी मना नहीं करता था, वो दे देता था। तो इससे क्या होने लगा, जो बंगाल के नवाब को भारतीय व्यापारी या दूसरे व्यापारियों से जो टैक्स मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया और अंग्रेज जो है माला माल होने लगे। मीर कासिम ने क्या किया, तुम लोग मेरे को बर्बाद करोगे, मैं तुमको बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। मीर कासिम ने आदेश दे दिया कि आज से बंगाल में सभी व्यापारियों को हर तरह के व्यापारिक कर से छूट दी जाती है, चाहे वो भारतीय हो चाहे मुस्लिम हो। मतलब कि सब के सब जो है अंग्रेजों के समान हो गए। सब के सब कैसे हो गए, अंग्रेजों के समान हो गए। तो इससे जो है अंग्रेज बड़ा बौखला जाते हैं। वो लोग बोलते हैं मीर कासिम को हटाओ, इसके ससुर को फिर से लाओ। तो 1763 में ना मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है और फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। कब, 1763 में। अब ये जो मीर कासिम है ये बंगाल छोड़ के भाग जाता है, अवध चला जाता है, अवध। और वहां जो है अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और वहीं पर मीर कासिम की मुलाकात होती है मुगल बादशाह शाह आलम से। तो ये दोनों को बताता है कि भाई अंग्रेजों ने मेरा कमर तोड़ के रख दिया है, आप दोनों हेल्प करो। अब यहां पर मुगल बादशाह शाह आलम, उसके पास एक मौका होता है कि वो फिर से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। इसके अलावा जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, वो भी जो है थोड़ा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। तो ये तीनों मिल जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ फिर मोर्चा खोल देते हैं, अपना सेना वगैरह लेकर के बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर जो है बक्सर, जो बिहार में है, वहां पर ये तीनों मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इन तीनों की संयुक्त सेना और उनके सामने होती है अंग्रेजों की सेना। तो ये लोग जो है 22 अक्टूबर, इसको मैं मिटा दूं क्या, कुछ वैसे स्क्रीनशॉट लेने जैसा तो कुछ है नहीं। तो ये लोग जो है बक्सर कहाँ है, बिहार में है। तो वहां पर जो है 22 अक्टूबर 1764 में दोनों सेनाएं जो है आमने सामने होती है, अंग्रेज और इस ये संयुक्त सेना। 22 अक्टूबर 1764 ये बक्सर। अब यहां पर क्या होता है, जो शाह आलम है ना, जो अच्छा खासा फौज लेकर के आया है, वो शुरू से ही अंग्रेजों के साथ संधि करने में लग जाता है कि किसी तरह से समझौता हो जाए। अवध का नवाब वो भी ढुलमुल रवैया दिखाता है। मीर कासिम वो जो है अकेला अपनी सेना के साथ अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर सबका जो है मोरल डाउन होता है, कोई मतलब उत्साह नहीं होता है। तो मीर कासिम जो है युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। बाद में उसका डेथ होता है, मतलब अलग से, युद्ध में वो नहीं मारा गया था। तो यहां पर एक तरह से अंग्रेजों की जीत हुई। देखो जो दोनों युद्ध है ना, प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार करने के लिए प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा। मतलब कि ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जब भाई जैसे कि कोई पानीपत के टाइप का कोई युद्ध हुआ होगा, तराइन के मैदान जैसा कोई युद्ध हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल छोटा मोटा, मोटा भी नहीं बोलेंगे, छोटा सा एक झड़प हुआ प्लासी के युद्ध में। थोड़ा सा बक्सर में हल्का सा बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा झड़प हुआ था प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन प्लासी में तो मामला बिल्कुल छोटी मोटी झड़पों के रूप में ही देखने को मिलता है। बाकी हम जैसे पानीपत के युद्ध में देखते हैं, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए दोनों पक्षों में, चाहे पानीपत का पहला युद्ध हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तराइन का युद्ध ले लो या फिर कोई भी दूसरा युद्ध उठा के देख लो, चाहे चौसा का युद्ध हो, चाहे
और कोई सा भी युद्ध हो तो उसमें भयंकर मारकाट हुई, भयंकर तबाही हुई, वैसा कुछ भी इस प्लासी के युद्ध में और इस बक्सर के युद्ध में देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि अंग्रेजों ने अपने सैनिकों की कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दी। मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेकर के आए थे भारत को अपने अधिकार में करने के लिए, उनके बहुत सारे सैनिक वहां पर अपनी कुर्बानी दिए, उसके बाद भारत पर उन्होंने अधिकार किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मुट्ठी भर सैनिक थे, कुछ जो है एकाध कुछ घायल वायल हुए होंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई ये लोग नहीं थी। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध को भी अंग्रेज जो है अपने छल कपट के दम पर जीत लेते हैं। अब जीते हुए जो लोग हैं हारे हुए लोग पर अपनी शर्तों पर समझौता करवाएंगे। तो यहां पर संधि होता है अगले वर्ष, मतलब 1765 में इलाहाबाद की संधि। और ये जो संधि है ना, अंग्रेजों के लिए बड़ा फायदेमंद हुआ। इससे जो अवध का नवाब है वो भी अंग्रेजों के प्रभाव में आ जाता है और मुगल बादशाह शाह आलम से एक और फरमान मिल जाता है। और अब का वाला फरमान तो पूरा का पूरा बंगाल अंग्रेजों को मिल गया। कुछ कुछ इस टाइप का फरमान था। देखो, जो मुगल बादशाह था शाह आलम, वो फरमान जारी करता है, मतलब वो इलाहाबाद की संधि की शर्तों में वो शामिल था, लेकिन उसको हम एक फरमान या विशेष अधिकार के रूप में ले सकते हैं। लेकिन वो इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत था, इलाहाबाद की संधि की शर्तों में से एक था। तो क्या था वो शर्त? तो जो मुगल बादशाह था उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी वसूल करने का अधिकार दे दिया। दीवानी वसूल करने का क्या मतलब होता है? दीवानी मतलब वो वाली दीवानी नहीं, दीवानी में पगली दीवानी वो वाला नहीं। दीवानी जो है राजस्व को बोला जाता है। राजस्व का जो मामला होता है उसको दीवानी बोला जाता है। जो न्यायालय का जो भाषा होता है ना, कोर्ट, उसमें दीवानी मतलब राजस्व, रुपया पैसा वाला मामला। फौजदारी मतलब मार पिटाई, मर्डर, वो वाला जो है फौजदारी में। तो दीवानी मतलब राजस्व वसूल करने का जो अधिकार है अंग्रेजों को मिल जाता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। लेकिन अंग्रेजों को कोई भी उत्तरदायित्व नहीं दिया जाता है। मतलब उनको जो है केवल और केवल पैसा कलेक्ट करना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के किसानों से, यहाँ के व्यापारियों से, जिससे भी टैक्स लिया जाता है सबसे जो है अंग्रेज ही टैक्स लेंगे। लेकिन अंग्रेज उस टैक्स के पैसे से जनता का हित करें, इस टाइप का कोई भी उत्तरदायित्व उनको नहीं सौंपा गया। अब ये जो अधिकार मुगल बादशाह ने दिया अंग्रेजों को, इसके बदले ना मुगल बादशाह को कुछ रुपया देना था और साथ ही साथ बंगाल का जो भी नवाब होगा उसको जो है बंगाल का शासन संचालन करने के लिए एक निश्चित राशि देनी थी। अंग्रेज जो भी यहां से पैसा कलेक्ट करेंगे उसमें से, तो एक जो है मुगल बादशाह को थोड़ा सा देंगे और कुछ पैसा जो है बंगाल के नवाब को देंगे। बाकी जो भी बचा वो अंग्रेजों के खाते में जाएगा और अंग्रेज उसका कुछ भी करे, उसका कहीं भी कोई भी ब्यौरा नहीं है। तो यहां पर जो है अंग्रेजों को मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा हो गया। एक तरह से वो लोग जो है बंगाल के शासक ही बन गए, क्योंकि इससे पहले ही बंगाल का जो नवाब था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। जब चाहे वो लोग जो है मीर जाफर को बिठा देते थे, मीर कासिम को बिठा देते थे, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बिठा देते हैं। जब मीर जाफर मर जाता है ना, उसके बाद फिर उसका बेटा को बिठाते हैं, फिर अपने हिसाब से जिसको चाहे वैसे वो बिठाने लगते हैं। अब यहां पर जो अंग्रेज हैं 1765 में इनको राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला, लेकिन इनके पास उतने आदमी नहीं थे और अंग्रेज जो है व्यापार पर पूरा फोकस करना चाहते थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, 2 आदमियों को नियुक्त करते हैं। एक राजा सिताब राय, उसको जो है बिहार के लिए नियुक्त किया जाता है, और मोहम्मद रजा खां, इसको बंगाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ये दोनों आदमी जो हैं, ये जो दीवानी वसूल करने का काम है, इस काम को करेंगे अंग्रेजों के लिए। वसूल करके किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों को बैठे बिठाए बस 2 आदमियों को खर्चा देना था। वो लोग फिर अपने हिसाब से आदमी रखेंगे, कलेक्ट करेंगे, कुछ पैसा खुद रखेंगे, बाकी अंग्रेजों को दे देंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चलाया था। द्वैध शासन क्या है भाई? द्वैध शासन तो एक ही राज्य, लेकिन वहां पर 2 प्रकार के शासक या 2 तरह के शासन व्यवस्था। एक जो प्रशासक था उसको राजस्व वसूल करने का अधिकार था, मतलब अंग्रेजों को वो भी बंगाल के शासक बन गए ना, क्योंकि राजस्व का अधिकार उनको मिल गया, एक तरह से शासक ही बन गए। तो वो जो है राजस्व वसूल करने का काम करेंगे, लेकिन उनके पास कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब, जो कि अंग्रेजों द्वारा ही नियुक्त होता था। उसके पास जो है
बंगाल के प्रति उत्तरदायित्व थे, मतलब कि बंगाल की जनता का किस तरह से हित करना है, किस तरह से प्रशासन चलाना है, ये सारे काम कौन करता था? बंगाल का नवाब करता था। और इसी काम के लिए इस पैसे से जो भी कलेक्ट होता था उसमें से कुछ राशि जो है बंगाल के नवाब को अंग्रेज देते थे, और वो उसी में से अपना घर भी चलाता था, खुद का खर्चा भी चलाता था, और उसके पास कोई फरियादी आता, कुछ भी होता तो वो सारा काम जो है उसी से करता। तो सोचिएगा उस टाइम पे बंगाल की क्या स्थिति रही होगी। अंग्रेज जो है सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरी भरने में लगे रहे। तो ये चीज जो है, ये जो द्वैत शासन है 1765 से शुरू हुआ और 1772 तक चला। अब क्या होता है 1772 में, इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, क्योंकि 1772 में ना इस व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है और अंग्रेज राजस्व वसूल करने का जो काम है खुद अपने हाथ में ले लेते हैं, मतलब खुद वो जो है लगान वसूल करने का काम करते हैं, राजस्व वसूल करने का काम। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। देखो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। जैसे हमारे यहाँ अभी जो टाटा है, अंबानी जी का जो भी कंपनी है सब निजी है, उसमें सरकार का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार को वो लोग टैक्स देते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिल्कुल ऐसे ही एक कंपनी थी, वो जो है ब्रिटेन की सरकार को टैक्स दिया करती थी। अब क्या होता है, चूंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में एक बड़े से भूभाग को कंट्रोल कर रही है, वहां पर किसी को भी नवाब बना दे रही है अपने पैसों के दम पर, किसी को भी नवाब बना दे रही है, किसी को भी हटा दे रही है, जब चाहे तब जैसा चाहे तैसा कर रही है। यहां तक कि उसने जो है भारत के शासक जो कि उस समय मुगल कहलाते थे, शाह आलम, उसको भी जो है अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो ब्रिटिश संसद है उसको लगा कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके ऊपर हमको नियंत्रण स्थापित करना होगा, नहीं तो कल के दिन ये जो है भारत वगैरह में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगी और हमको चलाने लगेगी, मतलब कि इंग्लैंड को चलाने लगेगी। इसीलिए इंग्लैंड की संसद ने अधिनियम पारित करना शुरू किया। समय समय पर आते थे ना रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इस टाइप से। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होता है और इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है कि अब से तुम जो है सीधा बंगाल में शासन करोगे, सीधे बंगाल में शासन करोगे, और जो नवाब है उसको हटाओ, उसको पेंशन वेंशन देने की व्यवस्था करो, बिठा दो। पूरा जो शासन है, मतलब टैक्स कलेक्ट करने से लेकर के बंगाल की जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो सारा काम तुमको करना होगा। मतलब कि अभी तक जो बंगाल का जो गवर्नर होता था वो व्यापारिक कार्यों का प्रधान होता था एक तरह से, अब उसको जो है एक तरह का शासक बना दिया जाता है। कब? 1773 के बाद। तो इस तरह से 1773 में भारत का एक क्षेत्र, मैं यहां एक नक्शा क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, चलिए थोड़ा सा बड़ा क्रिएट करते हैं, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको मिटा लेते हैं। तो 1773 में ब्रिटिश संसद ने अंग्रेजों को बोला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुम जो है वहां पर अब सीधा शासन करना शुरू कर दो, कोई जो है अपना नवाब नहीं बिठाओगे, कुछ नहीं करोगे, तुम ही लोग शासन करो, कुछ इस तरह से, क्योंकि उस टाइम का भारत कुछ अलग था। अच्छा चलो बंगाल को भी लेना है ना, बंगाल को भी लेना है, और चलो इस तरफ हम ऐसे बना लेते हैं, ये आज का पाकिस्तान, ये ऐसा। तो कुछ कुछ ऐसा था। तो ये लोग जो है यहाँ बंगाल को अपने अधिकार में किए थे, इधर पूरा बिहार, उड़ीसा और ये पूरा बंगाल, यहां पर कहीं हम लोग मान लेते हैं कलकत्ता। तो इसको जो है अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। कब? 1773 में यहाँ के सीधे सीधे ये लोग शासक बन गए। वैसे तो 1757 से ही अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के शासक बन गए थे, क्योंकि बंगाल के किंग मेकर बन गए थे, जिसको चाहे उसको बिठा देते, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो शासक बन गए थे 1757 से। लेकिन 1773 में प्रत्यक्ष रूप से शासक बन जाते हैं। कहां के? बंगाल के। अब देखिएगा इस समय में ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर बंबई है, यहां कहीं बंबई है, तो यहां भी अंग्रेज थे, इधर कहीं पर चेन्नई, वहां भी थे अंग्रेज। अब देखिएगा इस तरफ वाला जो क्षेत्र है वो मराठों का हम लोग ले लेते हैं, मराठों का बहुत बड़ा क्षेत्र। यहां पर कहीं हम ले लेते हैं नवाब का क्षेत्र, इधर नीचे हम लोग ले लेते हैं मैसूर का क्षेत्र, ले लेते हैं टीपू सुल्तान। इस तरफ जो है आपके अवध का नवाब वो था। इस तरफ बाद में जो है पंजाब आ जाता है, इस तरफ सिंध, गुजरात, सब तरफ जो है राजे महाराजे, यहां पर राजपूत, बीच में भी और काफी सारे राजा महाराजा सब थे। तो वैसे ही बंगाल में
हम ये कह सकते हैं कि 1773 में एक नया राजवंश स्थापित हुआ जो कि विदेश से आया हुआ था। पहले भी हमारे भारत में होता था ना, काफी सारे विदेशी जैसे कि हुण वगैरह आए, शक भी आए। शक लोग तो पूरा इस तरफ से घुस गए थे ना, जो रुद्रदामन वगैरह थे, उनका इस तरफ अभिलेख भी मिला है गुजरात के गिरनार से। तो वो लोग भी काफी अंदर तक घुस करके शासन करने लगे थे, अधिकार कर लिए थे। तो वैसे भी हम लोग ये बोल सकते हैं उसी तरह से कि 1773 में बंगाल में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, ब्रिटिश राजवंश, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो ब्रिटिश राजवंश है, ब्रिटिश साम्राज्य, वो क्या करेगा, अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। जैसे कि मराठों ने, उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, इनको अपने अधिकार में ले लिया, मध्य भारत अपने अधिकार में ले लिया, इधर अपने अधिकार में ले लिया, सबको अपने अधिकार में ले लिया था ना। तो वैसे ही जो अंग्रेज हैं ये लोग भी अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देते हैं। मराठों को निगल लेते हैं, टीपू सुल्तान को निगल लेते हैं, गुजरात को निगल लेते हैं, मध्य भारत को निगल लेते हैं, इधर जो अवध का जो नवाब है उसको भी निगल लेते हैं, पंजाब के सिखों को भी जीत लेते हैं, सिंध को भी जीत लेते हैं। मतलब कि धीरे धीरे ये लोग जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। छल कपट जैसा भी हो, वैसे इन्होंने अधिकतर छल कपट का ही सहारा लिया था। हम लोगों ने पढ़ा है ना आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसमें देखिएगा जो शुरुआत वाले जो युद्ध है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक वैसे ही जो मैसूर का युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली, उसने तो भाई अंग्रेजों को मद्रास में पटक पटक के मारा था। लेकिन आगे चल करके अंग्रेज जो है बिल्कुल छल कपट का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जो टीपू सुल्तान है, ये जो मराठे हैं, ये जो सिख हैं, इनको हम लोग ऐसे नहीं हरा सकते, इनको छल कपट से ही हराया जा सकता है, जैसे कि यहां पर सिराजुद्दौला को हराए। तो वैसे ये लोग जो है छल कपट का सहारा लेकर के धीरे धीरे भारत के राजाओं को अपने अधीन करते चले जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये किसके अधिकार में आ जाता है, अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। कुछ उस समय कुछ इस तरह का भारत रहा ना, ऐसा भारत था। एक मैं बना के दिखता हूं, ये हो गया आपका गुजरात, ये कुछ ऐसा ऐसा कुछ भारत था ना, इधर का पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये सब अपना ही था। तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज जो है छल कपट का सहारा लेकर के पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं। और जैसे कि शुरुआत में जो मुगल बादशाह थे या बंगाल के नवाब थे, जिन्होंने जो गलतियां की, अंग्रेजों को काफी सारी सहूलियतें दी या फिर अंग्रेजों के बहकावे में आ गए, तो ठीक वैसे ही आगे चल करके जो दूसरे राज्य थे वो भी जो है अंग्रेजों के जाल में, अंग्रेजों के छल में फंसते चले गए। चाहे वो मराठे हो, चाहे अवध के निजाम हो, चाहे सिख हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मैसूर के सुल्तान हो, कोई भी हो, कोई भी अंग्रेजों के छल कपट, अंग्रेजों के जाल से नहीं बच पाया, और एक दिन पूरा का पूरा भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तो इस तरह से हमारा जो भारत है अंग्रेजों का गुलाम बना, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से अंग्रेजों ने भारत को अपने अधिकार में किया। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोग जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।